dear students, in last class we have discussed about concentration terms, and now we are going to next topic, that is solubility. Solubility. What is solubility? We will discuss about definition of solubility and factors affecting solubility. सो सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन की बात करेंगे अपन. सोल्यूबिलिटी यानी कि विलेयता. किसी की भी सोल्यूबिलिटी की बात करें, जैसे हम कह रहे हैं कोई सॉलिड सोल्यूट है, वो किसी लिक्विड सोलवेंट में डिजोल्व है. जैसे कि हम कहें NaCl है, वो वाटर में डिजोल्व है. क्लियर? तो हम कहेंगे इस NaCl की सोल्यूबिलिटी वाटर में कितनी होगी, ये किससे डिसाइड करेंगे? ये कितना इसके अंदर डिजोल्व होता है, यानी वाटर के अंदर इसकी कितनी अमाउंट है, उसी को अपन क्या कहेंगे? सोल्यूबिलिटी कहेंगे. सो व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट. 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी हम कह दें कि पर 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में सोल्यूट की जितनी अमाउंट प्रेजेंट होगी उसी को हम सोल्यूबिलिटी कहेंगे. यस और नोट? जितनी 100 ग्राम सोलवेंट में जितनी अमाउंट होगी सोल्यूट की, उसी को अपन क्या कह देंगे? सोल्यूबिलिटी कह देंगे. जैसे हम कह रहे हैं कि 5 ग्राम शुगर है, वो 1 लीटर कह दें, या फिर एक बार हम देखिए 100 ग्राम इसलिए लिया है क्योंकि दोनों की ग्राम के अंदर क्या ले रहे हैं अपन? अमाउंट ले रहे हैं, है ना. जैसे हम कह दें कि इसकी 100 ग्राम वाटर के अंदर, एक बार वैसे लिक्विड को हम ml या लीटर में इनका वॉल्यूम मेजर किया जाता है, लेकिन अभी अपन एक बार समझने के लिए 100 ग्राम ले रहे हैं. देखिए, तो देखिए 100 ग्राम के अंदर 5 ग्राम क्या है? शुगर है. तो ये 5 ग्राम क्या होगी? इसकी सोल्यूबिलिटी होगी 5/100. क्लियर है? यानी 100 ग्राम में से इसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को अपन क्या कह देंगे? सोल्यूबिलिटी कह देंगे. क्लियर है? तो देखिए सोल्यूबिलिटी है. सोल्यूबिलिटी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये डिजोल्व है इसके अंदर. इस डिजोल्विंग की कैपेसिटी कितनी है, उसी को अपन सोल्यूबिलिटी कहेंगे. यस और नोट? तो देखिए अब बात कर रहे हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कोई सॉलिड सोल्यूट हो, वो किसी सोलवेंट के अंदर क्या हो? डिजोल्व हो. तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं. इसी के अंदर फर्स्ट कर लेते हैं कि सॉलिड सोल्यूट हो, सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड. यानी हम एक तरह से कह रहे हैं कि जो सोल्यूट होगा वो तो क्या होगा? सोल्यूट है, वो अपने पास सॉलिड है, जबकि सोलवेंट है वो अपने पास क्या है? लिक्विड है. क्लियर है? लिक्विड के अंदर सॉलिड क्या है? डिजोल्व है. जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपन इस ऐसे जो कोलोइड बनता है उसको नाम भी देते हैं. अपने पास अभी सॉल्यूशन है, इसको सोल कहा था अपन ने. 11th क्लास में भी अपन ने एक बार देखा था इसको, सोल और जेल क्या होता है. क्लियर है? अभी अपन देख रहे हैं कि यदि सॉलिड सोल्यूट है, वो सोलवेंट के अंदर डिजोल्व है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी किस किस से अफेक्ट होगी. क्लियर है? तो अब देखिए हम इसमें 2 फैक्टर की बात करेंगे मेनली. इसमें फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट. नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट कैसे अफेक्ट करते हैं, ये बात अपन करेंगे अभी. एक बार इनकी नेम, फैक्टर्स का नेम लिख लेते हैं अपन. पहला देखो, अपन ने देखा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट. तो देखिए सोल्यूट और सोलवेंट की नेचर कैसे इनकी सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करती है. तो जो सोल्यूट और सोलवेंट यदि सेम नेचर के होंगे, जैसे हम कह रहे हैं पोलर है, पोलर का मतलब पोलराइजेशन हो, यानी कि आयनिक हो. क्लियर है? जैसे हम कह रहे हैं दोनों ही क्या हो अपने पास? पोलर हो. सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों ही पोलर हो. तो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था कि सेम को घोलता है, समान को घोलता है. तो देखिए सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों ही अपने पास सेम नेचर के आ जाएंगे, पोलर आ जाएंगे. इसका मतलब ये दोनों आपस में ज्यादा डिजोल्व होंगे. जैसे हम कह दें कि आयनिक सोलवेंट ले लें और आयनिक ही अपने पास क्या ले लें? सोल्यूट ले लें. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन NaCl ले लेते हैं.
NaCl है उसको हम कह रहे हैं कि वाटर के अंदर डिजोल्व है। देखिए ये भी आयनिक सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट भी अपने पास आयनिक है। दोनों देखो पोलर पोलर हो गए, पोलराइजेशन है इनमें आयन। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन कुछ नहीं होता, आयन का बनना ही क्या है? पोलराइजेशन है। क्लियर है? तो देखिए दोनों आयनिक है तो दोनों आपस में ज्यादा डिजोल्व होंगे। यस और नोट? ऐसे ही एक एग्जांपल के लिए लेते हैं अपन, यदि नॉन पोलर हो वो नॉन पोलर के अंदर ही क्या होगा? ज्यादा डिजोल्व होगा। यदि नॉन पोलर सोल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो वो उसकी कंपेयर में कम डिजोल्व होगा। हम कह रहे हैं सेम सेम को घोलता है, पोलर पोलर में ज्यादा डिजोल्व होगा। ऐसे ही कह रहे हैं नॉन पोलर के अंदर ज्यादा डिजोल्व होगा। यस और नोट? तो हम कह सकते हैं सोल्युबिलिटी है वो, यदि सोल्यूट एंड सोलवेंट की नेचर सेम हो तो ज्यादा होती है। क्लियर है? इसके लिए हम एग्जांपल लिख लेते हैं दो। चलिए दो एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं पोलर ही अपने पास सोल्यूट हो एंड पोलर ही अपने पास सोलवेंट हो। तो इसका एग्जांपल अभी अपन ने देखा। एग्जांपल लिख लेंगे NaCl इन वाटर इन H2 लिख देता हूं। क्लियर? ऐसे ही नॉन पोलर की बात करें, नॉन पोलर ही सोल्यूट हो और नॉन पोलर ही सोलवेंट हो, तो ऐसे के लिए लिख लेंगे अपन नेफ्थलीन का एग्जांपल ले लेते हैं। नेफ्थलीन इन बेंजीन ले लेता हूं मैं। क्लियर? देखिए बेंजीन भी नॉन पोलर है और नेफ्थलीन भी नॉन पोलर है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे? इनकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ये सोल्यूट है और ये सोलवेंट है। क्लियर है? नेफ्थलीन सोल्यूट है। अब हम कह रहे हैं इसी नेफ्थलीन को यदि वाटर में डिजोल्व करेंगे तो बताइए वाटर में डिजोल्व करेंगे तब इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी या फिर बेंजीन में डिजोल्व करेंगे तब सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी? तो हम कह रहे हैं कि सिंपल सा है, दोनों यदि नॉन पोलर है तो बेंजीन के अंदर इनकी सोल्युबिलिटी नेफ्थलीन की ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही हम कह रहे हैं चाहे नेचर अभी तो अपन ले रहे हैं सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व है, यदि ऐसा ही तब होगा जब गैस होगी वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगी। हमें केवल दो ही तरह के सॉल्यूशन देखने हैं यहाँ पे। क्लियर है? हम कह रहे हैं यदि सॉलिड है वो लिक्विड में डिजोल्व है तो यदि दोनों की नेचर सेम होगी, पोलर डिजोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। क्लियर? सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग solubility of solid in a liquid is temperature. सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर है वो कैसे अफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी को, हमने पहले भी देखा है 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है अपन ने। क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स में हमने दो तरह की रिएक्शन देखी थी, एक थी एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एक थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन सी थी? वो रिएक्शन थी जो रिएक्शन कंप्लीट होने पे एनर्जी रिलीज करती है हीट के रूप में। ऐसे हम कह रहे हैं एंडोथर्मिक वो रिएक्शन थी जिनको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वो एनर्जी दिए बिना स्टार्ट ही नहीं होती। क्लियर है? ऐसी दो रिएक्शन देखी थी अपन ने, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। हमें पता कैसे चलता था? हमें ऐसे थोड़ी हम एनर्जी में शो होगी, एनर्जी हम बोल रहे हैं अपन को शो नहीं होगी, रिएक्शन के लास्ट में लिखा हुआ रहेगा डेल्टा एच। डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर है? देखिए एक्सोथर्मिक के लिए अपन ने लिखा था डेल्टा एच है वो क्या होगा? डेल्टा एच। यस, इसके लिए क्या होता है? लेस देन जीरो होता है, यानी हम कह रहे हैं कि नेगेटिव में होगा। क्लियर है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसका मतलब उसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? नेगेटिव में होगी, लेस देन जीरो होगी। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है उनके लिए डेल्टा एच क्या होगी? मोर देन जीरो होगी, यानी हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव होगी। यस और नोट? तो हमें पता चल जाएगा रिएक्शन में लिखा हुआ रहेगा कि डेल्टा एच लेस देन जीरो है या डेल्टा एच मोर देन जीरो है। यदि डेल्टा एच लेस देन जीरो है इसको मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बताइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसका मतलब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। बताइए एनर्जी इनकी पहले से ही इनके पास ज्यादा है, इनको और टेम्परेचर देने की जरूरत है क्या? नहीं, यानी इनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि इनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपना फंडा भी क्लियर है। जब यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसके लिए हमें दिया हुआ रहेगा डेल्टा एच लेस देन जीरो, तो ऐसी रिएक्शन में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बताइए सोल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सोल्युबिलिटी हम कह रहे हैं इनकी पहले से क्या है? पहले से एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर और कर देंगे हम इंक्रीज तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए इनको टेम्परेचर देंगे तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे? और ज्यादा हीट लेके वो बाहर निकलने लग जाएंगे सॉल्यूशन से।
यस और नोट, वो हीट लेके सॉल्यूशन से बाहर निकलने लग जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि सोल्यूबिलिटी, जब अमाउंट ही कम हो जाएगी तो सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम कह रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बताइए, ऐसी रिएक्शन के लिए तो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इनमें यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। यस, इनमें क्या होगी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। ये दो फैक्टर हैं सॉलिड की सोल्यूबिलिटी को लिक्विड में अफेक्ट करने वाले, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। क्लियर है? इसको एक बार देख लीजिए। इसमें से टेम्परेचर फिर से अपने पास आएगा सॉलिड में, वैसे ही लिक्विड की सोल्यूबिलिटी, लिक्विड के अंदर गैस की सोल्यूबिलिटी के लिए भी आएगा। क्लियर है? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के एग्जांपल अपन ने नहीं देखे, चलो एग्जांपल बात करते हैं। हम कह रहे हैं ऐसी रिएक्शन जिनकी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो, ऐसे के लिए अपन एग्जांपल लिख लेते हैं एक दो। जैसे हम कह रहे हैं कि पोटेशियम क्लोराइड हो गया, क्लियर, एजीसीएल, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। इन सब की यदि हम बात करेंगे तो इनको टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। एंडोथर्मिक की बात करें हम एग्जांपल में, तो देखिए इसके लिए एग्जांपल लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही हम बात करें कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ये अपन ने बात कर ली कैल्शियम एसीटेट की, कैल्शियम एसीटेट। तो इन सब की हम बोल रहे हैं कि वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगी, जबकि इनकी सोल्यूबिलिटी है वो, इनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। क्लियर है? तो ये सब थे सॉलिड की सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid, gases in liquid। यानी अब हम लिक्विड के अंदर गैस की सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस की बात कर लेते हैं अपन। जैसे हमने पहले बात की थी सोल्यूट एंड सोलवेंट की नेचर की बात की थी, ऐसे ही नेचर ऑफ गैस की बात कर लेते हैं। ये सेम वैसी है जैसी अपन ने पहले बात की थी। देखिए ऐसी गैसेज जो हम बोल रहे हैं सोलवेंट के अंदर आयोनाइज्ड हो जाए, यानी पोलर हो, पोलर होंगी तभी तो आयोनाइज्ड होंगी। तो ऐसी गैस जो आयोनाइज्ड होंगी, आयोनाइजेबल होंगी, उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ऐसे सोलवेंट के अंदर। यस और नोट? ये एक तरह से वही हो गया, यदि पोलर सोलवेंट के अंदर गैस, पोलर गैस को डिजोल्व कर रहे हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखिए जैसे HCl गैस है, इसको यदि अपन वाटर में डिजोल्व करेंगे तो देखिए ये भी आयोनाइजेबल, ये भी आयोनाइजेबल। यदि इनकी सोल्यूबिलिटी देखी जाए तो वो क्या होगी, कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। क्लियर है? इसके बजाय यदि इसको नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर डिजोल्व किया जाए। एक हम नेचर ऑफ गैस को ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस गैस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को मेजर करने का एक कोएफिशिएंट है। क्लियर है? ये हमें दिया हुआ रहेगा प्रैक्टिकली मेजर करके। यदि इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, यानी हम कह सकते हैं कि वो सोल्यूबिलिटी की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस गैस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा। क्लियर? मोर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट गैसेस हैव मोर सोल्यूबिलिटी। एग्जांपल की बात करें हम, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के एग्जांपल का ऑर्डर देख लेते हैं अपन। तो देखिए इसके ऑर्डर की बात करें, ये एक तरह से सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर ही हो गया। यस और नोट? ये एक तरह से हम कह रहे हैं सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर ही हो गया। जैसे कुछ गैसेज हैं जिनके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर अपने को दिया हुआ है,
डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। कुछ गैसेस की बात कर रहा हूं मैं, इनके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू अपने को लर्न नहीं करनी है, बट हमें पता होना चाहिए इनका ऑर्डर क्या है, तो यही इनकी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। यस और नोट? क्लियर है? तो देखिए ये कुछ गैसें हैं, इनके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का ऑर्डर है। यदि हमें इनमें से किसी की का ऑर्डर पूछ ले किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो हम कह देंगे कि यही ऑर्डर होगा। इसी में एक अपने डेली काम में आने वाली CO2 गैस के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे CO2 आ जाएगा। CO2 की सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपेयर में, नाइट्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये सारा ऑर्डर हो जाएगा, ये अपने को लर्न करना है। नेचर ऑफ गैस में हमें केवल यही ऑर्डर लर्न करना है। ओके, तो ये सोल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा इन गैसों का। नेक्स्ट फैक्टर की अपन बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सेकंड फैक्टर इज नेचर ऑफ सोलवेंट की बात कर लेंगे अपन। नेचर ऑफ सोलवेंट की बात करेंगे। देखिए ये सेम वैसे ही है जैसे हमने कहा था पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट में ज्यादा डिजोल्व होता है, तो इसका भी वही आ जाएगा। पोलर है वो पोलर के अंदर ज्यादा डिजोल्व होगी। जैसे मैं बात करूं कुछ गैसेज हैं, जैसे अभी बात की थी अपन ने, HCl है, H2S है, ये सब क्या हो जाएंगी, ये वाटर के अंदर क्या होंगी, ज्यादा डिजोल्व होंगी। क्योंकि देखिए ये सोलवेंट है, ये सोलवेंट है, ये भी क्या है, पोलर है। जबकि गैस है सोल्यूट, ये भी क्या है, HCl गैस भी अपने पास क्या है, पोलर है। तो देखिए पोलर के अंदर ज्यादा डिजोल्व होता है। तो नेचर ऑफ सोलवेंट में हम वही कहेंगे कि पोलर सोल्यूट हो तो उनकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू नॉन पोलर सोलवेंट। क्लियर है? तो ये दो फैक्टर ये हो जाएंगे। थर्ड फैक्टर की हम बात करेंगे टेम्परेचर की। इसमें भी ये दो फैक्टर समझ में आया आपकी। पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैस इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अपने को ये ऑर्डर लर्न करना है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से हम कह देंगे सोल्युबिलिटी का ही ऑर्डर हो जाएगा। ओके, नेचर ऑफ सोलवेंट की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यदि पोलर सोलवेंट होगा तो पोलर सोल्यूट उसके अंदर ज्यादा क्या होगा, डिजोल्व होगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट थर्ड फैक्टर की बात करने जा रहे हैं। थर्ड फैक्टर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर लेंगे। थर्ड फैक्टर अपन ने लिया है टेम्परेचर। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको लर्न करना है कि गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी क्या है, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बताइए यदि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बताइए ऐसी रिएक्शन के लिए हम यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बताइए सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी। यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि क्या है, इनके पास एनर्जी पहले से ही रिलीज हो रही है, टेम्परेचर और इंक्रीज कर देंगे तो गैस है वो क्या हो जाएगी, इन्वायरमेंट में। देखिए इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी गैस। हम कह रहे हैं सोलवेंट को क्या कर देगी, सोलवेंट को छोड़ के इन्वायरमेंट में चली जाएगी गैस यदि ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो, है कि नहीं। तो हम कह रहे हैं ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इनका डेल्टा H है वो हम कह रहे हैं क्या है, लेस देन 0 होता है, यानी नेगेटिव में होता है। डेल्टा H लेस देन 0 होता है नेगेटिव में, तो इसकी सोल्युबिलिटी हम कह रहे हैं टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो जाएगी। स्टेटमेंट है, हम बोल रहे हैं टेम्परेचर के साथ सभी गैसों की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सोल्युबिलिटी ऑफ ऑल गैसेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज डिक्रीजेज। ये हमेशा सही है क्या, ऐसा नहीं है। इसका एक्सेप्शन हम बोल रहे हैं, एक एक्सेप्शन अपने पास। दो गैसेज हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनकी हम कह रहे हैं टेम्परेचर के साथ सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। टेम्परेचर के साथ इनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। हम देखो कह रहे हैं टेम्परेचर के साथ गैसों की लिक्विड में सोल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज ही होती है, बट दो गैसें हैं एक्सेप्शनली, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। क्लियर है? ये अपने को लर्न करना है। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर की अपन बात करें, नेक्स्ट सिंपल सा फैक्टर है, हम कह रहे हैं यदि सोलवेंट के अंदर अदर सब्सटेंस मिक्स्ड होता है, यानी सोलवेंट ही प्योर नहीं हो, तो बताइए उसके अंदर सोल्यूट ज्यादा मिक्स होगा क्या, नहीं।
तो मिक्सिंग ऑफ अदर सबस्टेंस, मिक्सिंग ऑफ अदर सबस्टेंस इन सॉल्वेंट। बताइए सॉल्वेंट ही जब प्योर नहीं है तो सोल्यूबिलिटी सोल्यूट की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सोल्यूबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मिक्सिंग ऑफ अदर सबस्टेंस इन सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक सबस्टेंस डिक्रीजेज द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कह रहे हैं थर्ड फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। फोर्थ हम कह रहे हैं कि सोल्वेंट के अंदर जब कोई और सब्सटेंस मिक्स हो जाए, यानी सोल्वेंट ही प्योर नहीं रही, तो बताइए सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है क्या? जितनी सोल्युबिलिटी प्योर सोल्वेंट में थी उतनी सोल्युबिलिटी अब नहीं रहेगी, वो उतना मिक्स नहीं हो पाएगा। जब सोल्वेंट ही अपने पास प्योर नहीं है तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रेशर। यस, देखिए हम जब भी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं इसका मतलब अदर जो फिजिकल क्वांटिटी है जैसे प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड रहेगा। यस और नोट, ये जब टेम्परेचर का इफेक्ट हम देख रहे हैं तो ये क्या होता है, फिक्स्ड प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ऐसे ही हम लास्ट फैक्टर की बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर को यदि अपन प्रेशर का इफेक्ट देखना है, अपने को प्रेशर का इफेक्ट देखना है सोल्युबिलिटी पे, तो हमें अदर फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर है उसको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिफ्थ फैक्टर ये हो जाएगा प्रेशर। हम किस पे देख रहे हैं इफेक्ट, इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, यानी टेम्परेचर को अपने को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा। यस और नोट, तभी तो अपने को प्रेशर का इफेक्ट पता चल पाएगा। तो प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं, और इसको जो मेजर किया था वो एक साइंटिस्ट थे, हेनरी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरीज रूल। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस इन लिक्विड कहें या फिर हेनरीज लॉ कहें, एक ही बात है। ओके, हेनरीज लॉ, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हेनरी ने किया था, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो देखिए प्रेशर का इफेक्ट हेनरी ने मेजर किया था, तो हेनरी का लॉ ही कह देते हैं। अब देखिए हम हेनरी के लॉ की ही बात कर लेते हैं। फिर हेनरी ने क्या कहा था, हेनरी ने कहा था यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो गैस की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। क्लियर है, यानी इसने जो स्टेटमेंट दिया था वो क्या था, वो स्टेटमेंट था, हम कह रहे हैं मास कह दें या फिर अमाउंट ऑफ गैस कह दें, अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, amount of gas dissolved in liquid is directly proportional to pressure at constant temperature। टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। क्लियर है, तो यही स्टेटमेंट था इसका। यदि इसकी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, लैंग्वेज यदि अपन इसकी लिखें तो क्या लिख देंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ गैस dissolved in liquid is directly proportional to pressure exerted on the solution। क्लियर है, या फिर हम कहते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की बात करेंगे आगे, अपन गैस के पार्शियल प्रेशर वगैरह देखेंगे। हम कह रहे हैं उस सॉल्यूशन पे जो प्रेशर लग रहा है उसके क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है, तो इसका यदि इक्वेशन ले लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी। देखिए हम कह रहे हैं ये मास ले लें या अमाउंट बोल दें, अमाउंट ऑफ गैस हो गई है, अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो देखिए हम यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये कांस्टेंट अपन ने अप्लाई कर दिया, तो इस कांस्टेंट का नाम क्या हो जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है, तो हेनरी कांस्टेंट हम क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा देंगे। क्लियर है, तो देखिए हम कह रहे हैं जो अमाउंट ऑफ गैस है वो क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्शियल प्रेशर की बात करें या फिर हम कह रहे हैं अभी प्रेशर की बात कर लें, पार्शियल प्रेशर का मतलब है किसी मिक्सर में यानी गैसों का ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ गैसेस में
यदि एक गैस के प्रेशर को हम मेजर करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? यानी कि ग्रुप ऑफ गैसेस के मिक्सर में से एक गैस का जो प्रेशर होता है वही क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? तो देखिए, यदि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी है वो अपने को ऐसे अमाउंट हम बोल रहे हैं, किस अमाउंट में देगा, ऐसा हो सकता है कि ये जो सॉल्युबिलिटी है किस में दे दे, मोल फ्रैक्शन में दे दे। मोल फ्रैक्शन की बात अपन ने लास्ट लेक्चर में की थी। यदि मोल फ्रैक्शन के रूप में दे दे तो हम कह देंगे कि जो अमाउंट है उसको मोल फ्रैक्शन में लिख देंगे, तो ये जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर, या फिर कह देंगे अपन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की अपन आगे बात करेंगे। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन की बात कर ले हम, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, अक्स ऑफ गैस लिख देता हूं मैं। गैस के मोल फ्रैक्शन के अमाउंट हम बोल रहे हैं, ये अमाउंट ऑफ गैस है। अमाउंट ऑफ गैस को किसी में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मोल फ्रैक्शन की बात करें या मोल की बात करें, मोलरिटी की बात करें, यदि मोल फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो तब हम बोल रहे हैं ये वेपर प्रेशर की क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए के एच हो जाएगा हेनरीज कांस्टेंट। और अब हम बोल रहे हैं इसको गैस का प्रेशर नहीं बोल के क्या बोल देंगे, वेपर प्रेशर बोल देंगे। क्लियर है? तो यहां से हम थोड़ा इधर लिख देते हैं आगे। तो देखिए, अब हम कह रहे हैं कि जो प्रेशर है, जो हम कह रहे हैं जो प्रेशर है गैस का या वेपर प्रेशर कह दें, वो क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसी को हम दूसरी फॉर्म में लिख लें। जैसे हम कह रहे हैं मिक्सर में से, गैसों के मिक्सर में से एक गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। तो अभी हम कह देंगे जो पार्शियल प्रेशर, इसको हम ऐसे बोल दें कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर है वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेजरेबल अपने पास क्वांटिटी क्या है, अमाउंट ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी है। तो यदि इसी में हम बात करें, जब वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर मेजरेबल क्वांटिटी होगी अपने पास, यस और नॉट। वेपर प्रेशर की अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो यदि वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो हम कह रहे हैं कि किसी गैस के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर कह दें हम, ये पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, उस गैस की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही बात हो गई। अभी अपन ने बात की थी अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस, यस और नॉट। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा वो गैस के क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो अपन ने पढ़ाई। अब इसकी अपन आगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जब वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर में रिलेटिव डिप्रेशन की बात करेंगे। अभी देखिए, हम कह रहे हैं जो पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, ये पार्शियल प्रेशर इसलिए बोला है क्योंकि एक गैस का मिक्सर में से, टोटल प्रेशर में से एक गैस का प्रेशर बोल रहे हैं अपन, यस और नॉट। तो आगे हम कह देंगे फिर से अपन यदि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देते हैं, यस और नॉट। वही हेनरीज कांस्टेंट है। हेनरीज कांस्टेंट की ये दूसरी फॉर्म है, हेनरीज लॉ की ही दूसरी फॉर्म है, यस और नॉट। तो देखिए, अब हम कह रहे हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को यदि लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय KH लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, ये हम ऐसा प्रूव करने के लिए लिख रहे हैं। देखिए, गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट। हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं यदि इस पार्शियल प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, इसको कांस्टेंट कर दें, तो बताइए जो गैस का मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हेनरीज कांस्टेंट के। तो हर एक गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट फिक्स होता है, यस और नॉट। तो अब देखिए, हम कह रहे हैं जिस गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि प्रेशर कांस्टेंट हो, यदि प्रेशर कांस्टेंट हो तब की बात कर रहे हैं अपन। यदि प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो हम कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। सो गैसेज हैविंग मोर हेनरीज कांस्टेंट विल बी लेस डिजोल्व इन लिक्विड और हैविंग लेस मोल फ्रैक्शन, यानी जिसका हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा। मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में कम होगा, इसका मतलब क्या है, यानी सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर है? तो ऐसा लिया है सिर्फ तब जब हमारे पास क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। तो ये होगी हेनरीज लॉ की दूसरी फॉर्म। हेनरीज लॉ हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए एक फैक्टर है जो प्रेशर को मेजर करता है, प्रेशर के इफेक्ट को देखता है।
हम कह रहे हैं यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को चेंज किया जाए तो गैस की अमाउंट होगी वो क्या होगी, उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमने हेनरीज लॉ की यही फॉर्म याद रखनी है। क्लियर? यानी अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस। क्लियर? ये तो हुई हेनरीज लॉ की थ्योरी। अब बात कर रहे हैं कि ये होगी इसकी इक्वेशन। यदि अपने पास कोई छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए इनमें चेंज कर दिया जाए, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो गया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है अपन ने लास्ट क्लास में बात कर लिया, यानी टोटल मोल में से इस गैस के मोल कितने होंगे। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं इस हेनरीज लॉ की लिमिटेशन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखिए हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस क्या है। प्रेशर के लिए इफेक्ट ये लॉ दिया गया है, तो सबसे फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो यही है। देखिए हम कह रहे हैं अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट प्रेशर मस्ट नॉट बी वेरी हाई। यानी ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेशर हम इंक्रीज करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं, फिर भी वो जो सोल्युबिलिटी होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। देखिए इंक्रीज होगी लेकिन एक लिमिट तक, जब तक ये सेचुरेट नहीं होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनता। अपन ने फर्स्ट में बात की थी, यानी अपनी मैक्सिमम सोल्युबिलिटी होने तक क्या होगा, ये लॉ एप्लीकेबल है। क्लियर है? तो प्रेशर मस्ट नॉट बी वेरी हाई, फर्स्ट लिमिटेशन ये होगी, यानी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रेशर, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है। सेकेंड हम कह रहे हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट तो रखा है अपन ने, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड अपन कर देंगे टेम्परेचर मस्ट नॉट बी वेरी लो। सॉरी, ये क्या कर दिया अपन ने, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो प्रेशर मस्ट नॉट बी वेरी हाई। अपन ने यही कहा ना, प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हर टाइम जो अमाउंट ऑफ गैस होगी लिक्विड के अंदर वो इंक्रीज होती जाएगी। ये इंक्रीज होगी लेकिन तब तक जब तक अपने को सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। क्लियर है? तो प्रेशर मस्ट नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर मस्ट नॉट बी वेरी लो। क्लियर है? थर्ड हम बात कर रहे हैं, ये तभी एप्लीकेबल है जब गैस जो होंगी अपने पास, सोल्यूट जो होगा उसकी सोल्युबिलिटी सॉल्वेंट से क्या हो, अपने पास कम हो, तभी तो होगा। ऐसा नहीं है कि गैस है वो सोल्यूट से, सॉरी हम कह रहे हैं गैस है वो सोल्वेंट से ज्यादा डिजोल्व हो जाए। क्लियर? क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं अपन। हमने कहा मोस्ट इंपोर्टेंट जो लिमिटेशन है वो तो यही दो है। थर्ड अपन ने बात की गैस की सोल्युबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, सॉल्वेंट में कम होनी चाहिए। तो सोल्युबिलिटी की बात कर ले हम, सोल्युबिलिटी इंक्रीज तो करना जा रहा है, तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होनी चाहिए, सॉल्वेंट के अंदर हम कह रहे हैं गैस की सोल्युबिलिटी कम हो, तभी ये लो एप्लीकेबल होगा। फोर्थ अपन और भी बात कर ले, जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो गैस होगी यहाँ पे सोल्यूट ले रहे हैं, उसकी मोलिकुलर स्टेज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी केमिकल फॉर्मूला है वो गैस के अंदर भी और लिक्विड के अंदर भी सेम होना चाहिए। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये तीन लिमिटेशंस लर्न करनी है। यानी प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, जो गैस है वो सोलवेंट के अंदर कम डिजोल्वेबल हो, कम सोल्यूबल हो। क्लियर है? तो ये हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस हो जाएंगी। इसके बाद में हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेबल इन जनरल लाइफ, योर डेली लाइफ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ ये अपने को देखने को मिलते हैं डेली लाइफ में भी। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए ये अपने को डेली लाइफ में भी देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट हम कह रहे हैं जो अपने पास कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है या फिर ये सोडा की बोतल आती है, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर की जो बोतल आती है, उसको देखिए हम कह रहे हैं खोलते ही बहुत ज्यादा फ्रोथ झाग निकलते हैं, वो एक प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उनको पैक किया जाता है तो हाई प्रेशर के ऊपर
हाई प्रेशर के ऊपर CO2 मिक्स की जाती है उनमें। हाई प्रेशर के ऊपर CO2 मिक्स क्यों की जाती है? देखिए CO2 हाई प्रेशर पे मिक्स करेंगे तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा, अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितनी ज्यादा हम कह रहे हैं कि प्रेशर पे उसको करेंगे, प्रेशर हाई रखेंगे, तो इसकी सोल्युबिलिटी होगी वो उसके अंदर ज्यादा होगी। क्लियर है? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे ही उसका हम कह रहे हैं कैप ओपन करते हैं तो वो एक प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। क्लियर है? तो फर्स्ट जो इसका एप्लीकेशन हो गया वो क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर की जो बोतल होती है वो हाई प्रेशर के ऊपर उनके अंदर CO2 मिक्स की जाती है जब उनको पैक किया जाता है। क्लियर है? फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम कह रहे हैं जो डग डाइवर्स होते हैं, हम कह रहे हैं कि गोताखोर जो होते हैं वो जब नीचे जाते हैं, हम कह रहे हैं जैसे जैसे सी लेवल में नीचे जाते जाएंगे, सी में नीचे जाते जाएंगे तो हम कह रहे हैं प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? यस। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो गोताखोर होते हैं देखिए जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा तो इनका जो एक गैस सिलेंडर ले जाते हैं, गैस सिलेंडर, उसके अंदर देखिए हम कह रहे हैं कि जो और भी गैसेज होती हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो देखिए ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन होती है प्रोपोर्शन में। तो देखिए हम कह रहे हैं यदि नाइट्रोजन ज्यादा है, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, तो नाइट्रोजन की हम कह रहे हैं सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। यदि नाइट्रोजन ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगी तो हम कह रहे हैं ब्लड के अंदर नाइट्रोजन पहुंचने लग जाएगी। तो जैसे ही वो एक साथ झटके से फिर धीरे धीरे झटके से ऊपर आएंगे तो बताइए गैस जो है वो ब्लड में कौन सी हो जाएगी ज्यादा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। इस पोजीशन को हम कहते हैं बेंड्स, यानी नाइट्रोजन के बबल बन जाएंगे। तो बताइए जब ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंच पा रही है, नाइट्रोजन के बबल बन गए, ये एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर नाइट्रोजन के बबल बन गए, तो बताइए ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक हो जाएगी तो ये हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी सेल की डेथ होने लग जाएगी, तो रेस्पिरेशन रुक जाएगा, यानी कि हम कह रहे हैं इससे डेथ हो सकती है। जैसे ही डाइवर्स अचानक से ऊपर आएंगे तो नाइट्रोजन की हाई सोल्युबिलिटी के कारण हम कह रहे हैं बेंड्स एक पोजीशन होती है, क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें हम कह रहे हैं कि ब्लड वेसल के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स बन जाएंगे तो ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगी, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी तो उनकी डेथ हो सकती है। क्लियर है? इसलिए हम कह रहे हैं कि जब इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाए, तो देखिए इस कंडीशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन से बचने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई हम कह रहे हैं ऐसी गैस है नाइट्रोजन है, इसकी सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इनके अंदर एक गैस और मिला दी जाती है जो होती है हीलियम। हीलियम की सोल्युबिलिटी बहुत ही कम होगी, इनकी सोल्युबिलिटी कम होगी तो प्रेशर चाहे बढ़ेगा भी तो भी हम कह रहे हैं कि ये इनकी सोल्युबिलिटी को भी कम कर देगी। क्लियर है? तो हीलियम होती है वो एक रफ आइडिया आप रख लीजिए 11 to 12% है वो हीलियम मिक्स कर दी जाती है इसके अंदर। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तो रेशियो हम कह रहे हैं यही रहेगा, नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेट 56% रहती है जबकि ऑक्सीजन है वो 32.1 to 32.5% तक रहती है। क्लियर है? तो हम कह रहे हैं इस बैंड्स की क्लिनिकल कंडीशन जो होती है इससे बचने के लिए हीलियम जो डाइवर्स जाएंगे उनके गैस सिलेंडर में हीलियम मिक्स कर दी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट इसका वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है हिली एरिया में, माउंटेन एरिया में जो होते हैं, यानी पहाड़ी एरिया में जो ऊपर रहते हैं लोग, पहाड़ी एरिया में हम कह रहे हैं सी लेवल से बहुत ऊपर रह रहे हैं, तो माउंटेन या हिली एरिया में जो लोग रह रहे हैं वहां पे देखिए जैसे हम कभी हिली एरिया में जाएंगे, माउंटेन पहाड़ियों पे जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे पहाड़ियों पे जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यस, ये याद रखना। हम कह रहे हैं समुद्र में नीचे जा रहे हैं, सी लेवल में जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हम कह रहे हैं प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। बताइए प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हमने कहा हेनरी के लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर डिक्रीज होगा तो गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ऑक्सीजन गैस हमें रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज then cell cannot respire properly, yes or not? बताइए जब प्रेशर ही कम हो गया तो
ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंच नहीं पा रही है, इसका मतलब रेस्पिरेशन है वो इजीली नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एनोक्सिया। क्या कहते हैं? एनोक्सिया। एनोक्सिया और हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीजेज। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर का मतलब ऑक्सीजन का ले रहे हैं अपन, ठीक है। देखिए पार्शियल प्रेशर बोले यानी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज, देन अमाउंट ऑफ dissolved oxygen in blood is also decreases, yes or not? So that condition is known as hypoxia। इसके अंदर क्या होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। सेल रेस्पायर तो कर रही है, सेल रेस्पिरेशन तो कर रही है, लेकिन प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, तो उसको अपन कहेंगे हाइपोक्सिया। ये यदि एकदम से ही कम हो जाए पार्शियल प्रेशर, तो बताइए ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी एकदम से ही कम हो जाएगी। एकदम से ही कम हो जाएगी तो अब तो हम कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर है ही नहीं। तो ये तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर एकदम से जीरो हो गया तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी एकदम से जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो बताइए रेस्पिरेशन सीज हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। अनोक्सिया मतलब अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन कह सकते हैं अपन, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया का मतलब, हाइपो का मतलब डिक्रीज हो जाना यानी कम हो जाना, पार्शियल प्रेशर कम हुआ है। एन का मतलब अब्सेंट, यानी यहाँ पे तो हम कह रहे हैं अब्सेंट ही हो गया, अब्सेंट ही हो गया तो यहाँ पे तो रेस्पिरेशन रुक ही जाएगा। क्लियर है? ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन से बचने के लिए अपनी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। यस, फिजियोलॉजिकल चेंज का मतलब बॉडी अपने आप एक्लेमेटाइज्ड हो जाती है। जैसे जैसे अपन माउंटेन एरिया में जाते हैं तो हमारे अंदर जो आरबीसी होती है उनके शेप क्या होने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है। क्लियर है? शेप यदि उनकी चेंज हो जाएगी तो अपन कह रहे हैं जो रेस्पिरेशन है वो इजीली हो पाता है। और जो पहाड़ी में लगातार यदि वहीं पे रह रहे हैं तो हम कह रहे हैं वहां पे आरबीसी का नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो देखिए जितना काम पहले हम कह रहे हैं नॉर्मल आरबीसी का नंबर 5 मिलियन मान लेते हैं अपन, 5 to 5.5 मिलियन, अपन 5 मिलियन ही मान लेते हैं। नॉर्मल यदि आरबीसी का नंबर इतना था 5 मिलियन पर ml में, पर डेकामीटर क्यूब मान लो, हम कह रहे हैं इसके अंदर नॉर्मल नंबर इतना था, तो जो लोग पहाड़ियों पे कंटिन्यू रह रहे हैं तो वहां पे उनकी आरबीसी का नंबर इंक्रीज रहेगा, वहां पे उनकी आरबीसी का नंबर इंक्रीज रहेगा। जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो वहां पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज है जिससे हम कह रहे हैं बॉडी आराम से एक्लेमेटाइज होकर अपन रेस्पिरेशन कर पाते हैं। क्लियर है? तो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन की बात करें तो 3 एप्लीकेशन अपन ने देखे हैं। पहला अपन ने देखा कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर है, उसके जब पैक किया जाता है तो हाई CO2 पे क्या किया जाता है, उनको पैक किया जाता है, हाई प्रेशर ऑफ CO2 पे पैक किया जाता है। सेकंड हमने देखा जो डाइवर्स होते हैं उनकी बैंड्स की प्रॉब्लम से बचने के लिए हीलियम मिक्स की जाती है। थर्ड हमने देखा जो पहाड़ी एरिया में लोग रह रहे हैं उनको रेस्पिरेशन से बचाने के लिए हमने क्या किया, उनकी बॉडी ने फिजियोलॉजिकली चेंज कर लिया। क्लियर है? इस तरह से हमने ये हेनरीज लॉ देख लिया। हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, एंड इससे एक MCQ भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने सोल्युबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट में हम वेपर प्रेशर को देखेंगे। थैंक यू।